हेलो एवरीवन, मैं आपका HDFC म्यूचुअल फ़ंड की बिहाफ पे आपका स्वागत करता हूँ हमारा नया NFO डिस्कस करने के लिए, जो है HDFC मल्टी कैप फ़ंड। ये फ़ंड के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज है मिस्टर गोपाल अग्रवाल, जिनका मार्केट में क्लोज टू 2 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। वेलकम गोपाल। तो पहले हम शुरुआत करेंगे फ़ंड के कंस्ट्रक्ट से। ये फ़ंड का कंस्ट्रक्ट कैसा होगा? तो जैसे कि मल्टी कैप फंड अपने आप में बताता है कि इस फंड में जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों का समावेश रहेगा और 25% मिनिमम इन तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाएगा। और इसके बाद के जो 25% जो रहे हैं उसके लिए हमने सेबी से जो है इनेबलिंग प्रोविज़न लिया है कि हम लोग या तो किसी दूसरे फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रीट इनविट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फंड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ज़्यादातर ये फंड का जो बचा हुआ 25% है, हम ये कोशिश करेंगे कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में डिपेंडिंग ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटी इसको रोटेट करेंगे। ओके, तो आपने कहा कि 25-25-25 लार्ज, मिड एंड स्मॉल में इन्वेस्ट करेंगे, तो बैलेंस 25% में आप कैसे मैनेज करोगे? उसमें आप डायनामिकली मैनेज करोगे, उसमें आप कुछ फैक्टर्स देखते हो मार्केट में, वो कैसे मूव करोगे आप बैलेंस 25%? तो डेफिनेटली मार्केट में जो 25% जो रिमेनिंग जो फंड मैनेजर के डिस्कशन पे है, ये हम मार्केट में जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से के हिसाब से इसका फ़ायदा लेंगे। या तो इसको लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, जैसे जहाँ पर बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बिजनेसेस अच्छे दिखेंगे, तो उसमें हम इन्वेस्ट करते जाएंगे। पर जनरली जो है हमने ये देखा है कि पास्ट में जब भी जो है इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आउटलुक पॉजिटिव रहता है, या जैसे लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट फॉलिंग होती है या क्रेडिट कॉस्ट कम होते जाते हैं, तो उस पीरियड में मिड और स्मॉल कैप अच्छा करते हैं। और जब भी जो है लिक्विडिटी वगैरह टाइटन होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो पैसा जो है सेफ्टी की तरफ जाता है, तो उस समय लार्ज कैप जो है लाइकली आउट परफॉर्म करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो है बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी जो उस समय मिलेगी और साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से हम ये पैसे को रोटेट करते जाएंगे। ओके, तो इसमें फ़ंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक पिकिंग? आप स्टॉक्स कैसे पिक करोगे? आपका स्टाइल क्या होगा? जैसे हम जानते हैं वैल्यू स्टाइल होता है, ग्रोथ स्टाइल होता है, आप कैसे मैनेज करने वाले हो इस फंड को? तो इस फंड में बेसिकली देखिए, मेरा कोई बायस नहीं है किसी स्टाइल में। इसमें मैं बेसिकली जो एज ए फंड मैनेजर अपने को मैंडेट मिला है कि अपने को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है इन्वेस्टर को। कोशिश ये रहेगी कि कंसिस्टेंट हो, जो हमेशा एक फ़ंड मैनेजर चाहता है। तो इसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी हमेशा रही है फ़ंड में, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ, वैल्यू एंड डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग रही है। तो जो ग्रोथ कंपनी जो रहती है, जनरली अभी हमने देखा है कि जब भी कंपनी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के आसपास या उसके ऊपर ग्रो करती है, तो और उसमें आरओई एक्सपेंशन रहता है और वर्किंग कैपिटल कंट्रोल में रहता है, तो उसमें काफ़ी जो है वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये जो है ये ग्रोथ सेगमेंट के लिए ये 3 मैंडेटेड थिंग है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से ऊपर होना चाहिए, आरओई एक्सपांड होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में जो कुछ कंपनियां हैं जो वैल्यू रहेगी पर उसमें ग्रोथ ट्रिगर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रोथ ट्रिगर नहीं आता तब तक जो है वैल्यू डिस्कवर नहीं होती है। तो हम लोग हमेशा रिसर्च के साथ कोशिश करेंगे कि कुछ जो उसमें पॉजिटिव ट्रिगर रहे। और तीसरा डिस्ट्रेस, जो कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस के कारण बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो डाउन साइकिल में जाते हैं, तो जब उसमें काफ़ी वैल्यू रहती है तो वो डिस्ट्रेस असेट पर बिजनेसेस बाय कर लेना चाहिए। और जब भी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नॉर्मलाइज होता है तो हम देखते हैं उसमें वेल्थ क्रिएट होती है। ओके, स्मॉल कैप सेगमेंट पे आपका क्या व्यू है? हम जानते हैं कि स्मॉल कैप्स कैन बी ह्यूज वेल्थ क्रिएटर्स फॉर इन्वेस्टर्स, एट द सेम टाइम उसमें रिस्क वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होता है। तो इस सेगमेंट पे आपका क्या व्यू है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और आगे आपको क्या लगता है ये सेगमेंट के बारे में? देखिए, ये जो स्मॉल कैप सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट में जनरली क्या होता है कि आपके विनर्स और लूज़र्स दोनों की संख्या काफ़ी रहती है। तो जैसे कि लार्ज कैप में विनर्स है या स्टेबिलिटी रहती है, इसमें या तो कहीं पर आपको आउटसाइज रिटर्न मिलता है और कहीं पर आउटसाइज्ड लॉसेस भी मिलते हैं।
तो इसमें जनरली हमने क्या देखा है कि जब भी कोई बिजनेस है एक रीज़नेबल साइज़ अचीव कर लेता है तो उसमें वोलेटिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो जैसे हमने पिछले कई सालों में देखा है कि जब 150 से 200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रेंज में कोई कंपनी आ जाती है तो उसमें जो है बिजनेस में स्टेबिलिटी रहती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उस रेंज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेंज होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर का लॉसेस कम हो। और जैसे हम अभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा है। PLI में 13 सेक्टर में लगभग 2 लाख करोड़ के इंसेंटिव्स दिए गए हैं ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट हो सके। और जैसे अपार्ट फ्रॉम चाइना पीपल आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्स, तो इंडिया इज़ कमिंग अप वेरी वेल इन मैन्युफैक्चरिंग वेदर इट इज़ ए केमिकल, टेक्सटाइल, सिरेमिक, सो इंडियन इन होम फर्निशिंग। तो ये सब जो सेगमेंट है वो जनरली, और इसके साथ साथ जैसे कि अपन अभी मेडिकल टेस्टिंग सर्विसेज हो गई है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटी है, तो ये सब जो बिजनेसेस है जनरली स्मॉल कैप में है। तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे स्टॉक को चूज़ कर सकें। और मार्केट में और भी मल्टी कैप फंड्स है, हमने रीसेंट पास्ट में काफ़ी लॉन्चेस भी देखे इस कैटेगरी में, तो HDFC मल्टी कैप फंड कैसे डिफरेंट होगा? देखिए, ये कहना कि हम लोगों से या दूसरे फंड जो अवेलेबल है मार्केट में उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे तो ये सही नहीं रहेगा। जनरली ये है कि कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारी रिसर्च टीम है, जो HDFC में बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च फोकस रहा है शुरू से, और हमारे यहाँ जो 9 रिसर्च एनालिस्ट है और तीनों फंड मैनेजर को भी रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग लगभग 400 स्टॉक के ऊपर कवर करते हैं जो 85% ऑफ मार्केट कैप है। तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड से हम जो भी स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो, और ये जर्नी है तो इन्वेस्टर ही का एक्सपीरियंस ही बता पाएगा कि हम कैसे डिफरेंट है करके। शुक्रिया गोपाल। मैं कुछ मैक्रोज पे सवाल करना चाहूँगा। गए 1.5 साल में जो इक्विटीज़ में रैली आई है उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी इन्वेस्टर्स के मन में एक संदेह है कि क्या वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड है या ये समय पे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो इस पे आपकी क्या राय होगी? देखिए, जनरली जब भी कोई ग्रोथ सिनेरियो रहता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो उस सिनेरियो में इक्विटी मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है। यदि आप कभी भी पास्ट साइकिल को देखेंगे तो या तो स्टैगफ्लेशन टाइप का सिनेरियो हो कि हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, या ग्रोथ एकदम क्रैश हो जा रही है, राइट, या इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटेड होता है, तो वो पीरियड में इक्विटीज़ अंडर परफॉर्म करती है, राइट। तो और या तो कोई पैंडेमिक सिनेरियो हो, वो तो लाइक विच नोबडी कैन प्रिडिक्ट। पर अभी हम लोग जो सिनेरियो में हैं, जैसे कि जो आउटलुक चल रहा है कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक एटलीस्ट इंडिया का GDP ग्रोथ रेट लुकिंग अपवर्ड है, इंटरेस्ट रेट जो है RBI के जो है एक्सपेक्टेड बैंड जो है 2 से 6% का जो बैंड है उसके बीच में ही चल रहा है, राइट। तो ये सिनेरियो को देखते हुए तो इक्विटी मार्केट ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सस्ता है, ये रीजनेबली वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है आज के डेट पे यदि हम FY23 को देखेंगे तो। पर जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि मार्केट जो होता है न्यू ईयर के स्टार्ट से जो होता है ना वो FY24 में रोल फॉरवर्ड हो जाता है। तो यदि हम FY24 बेसिस पे देखेंगे तो हम 91% ऑफ GDP पे मार्केट कैप टू GDP है, और मार्केट का जो वेरियस सेल साइड का एस्टिमेट है वो करीब 940 के रेंज का है ऑफ FY24 अर्निंग एस्टिमेट जो आ रहा है। तो उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो हम लगभग 16-17 टाइम के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और अभी अपना लॉन्ग टर्म एवरेज जो 10 साल का है वो 18 के 18 प्लस है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट एक्सेसिवली ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये रीजनेबली वैल्यूड है एट दिस जंक्चर। और बस ये पॉजिटिव ये कि अभी ऐसे इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई मेजर डिस्ट्रेस नहीं दिख रहा है। तो ये बोलूँगा कि इन्वेस्टर को डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा अप्रोच रहेगा कि आप स्टैगर्ड करें या लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे, दैट में हेल्प एक्चुअली। जी बिल्कुल, आपने हेल्दी अर्निंग्स आउटलुक के बारे में जिक्र किया,
तो गए कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो एक्चुअल अर्निंग्स है वो एस्टिमेट्स को लगभग हर साल मिस करे जा रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड ड्यू लाइक आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्स होगा आगे जाके कुछ सालों में? तो बिल्कुल जो है पिछले 6 साल में जैसे FY15 से FY20 तक हमने देखा लगातार जो है हमने हाई बेस से स्टार्ट करके अर्निंग डाउनग्रेड हुआ है एवरी ईयर। बट पर FY21 में जो कि स्ट्रीट का एस्टिमेट जो है वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम में चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, परंतु इस साल पहली बार हम जो है 14.3% निफ्टी अर्निंग ग्रोथ पे क्लोज किए हैं। और इसके कारण जो टेलविंड के कारण हमने देखा कि ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट FY22 और FY23 के इट हैज़ बीन रिवाइज अपवर्ड एक्चुअली, राइट। तो यदि तो अब हम लोग अर्निंग अपग्रेड साइकिल में रादर देन द डाउनग्रेड साइकिल, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। और साथ साथ पिछले FY11 से FY20 के बीच में जो निफ्टी की अर्निंग थी जो एब्सोल्यूट 70% ग्रोथ हुई है, तो FY21 से FY24 के बीच में जो काफ़ी ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट हैं इसके हिसाब से 73% अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जैसे कि आपने कहा अगले 3 सालों में रादर FY21 से FY24 में निफ्टी 50 की एब्सोल्यूट अर्निंग ग्रोथ कुछ 70% के करीब रहेगी। तो आपको कौन से सेक्टर्स में लग रहा है ये अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा करके आ सकती है, या कोई ट्रेंड है जो जिसके कारण ये अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है आगे जाके? तो देखिए क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक है और ग्लोबल चिप शॉर्टेज वगैरह भी जो रही है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर जो है वो उसकी ग्रोथ काफ़ी म्यूटेड रही है। तो जैसे ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी जो हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद और जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन जो एक्सपेक्टेड है, तो उसके कारण कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर जो है जो इट में लीड द ग्रोथ एक्चुअली, एंड इट में बी फॉलोड बाय मटेरियल सेक्टर जिसमें मेटल्स एंड माइनिंग है, या आपका सीमेंट है, या पेंट इंडस्ट्री भी आती है। और इसके बाद जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि उम्मीद ये है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है काफ़ी कम रहेगी। जो Q2 रिज़ल्ट जो अभी कॉर्पोरेट इंडिया का जो ख़त्म होने आया है, तो इसमें हमने देखा है कि लार्ज बैंक्स की क्रेडिट कॉस्ट जो है बिलो 1% आई है। तो जो काफ़ी सालों के बाद अपन ने इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखे हैं। शुक्रिया। लास्टली कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आपके तरफ से, जो कि आपका जो अप्रोच है आने वाले फंड में HDFC मल्टीकैप फंड में, उसको थोड़ा डिटेल में आप बता पाए तो एट द सम। देखिए जैसे कि ये फंड है मल्टी कैप फंड, जिसमें कि तीनों मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का समावेश रहेगा। तो ये एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें स्ट्रेट जैकेटिंग ऑफ एसेट एलोकेशन किया हुआ है कि 25-25-25 मिनिमम रहेगा, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत सिंपल प्लेन वेनिला प्रोडक्ट है। यदि कोई भी इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहा है, तो दिस मे टर्न आउट टू बी ए गुड प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टर। और इसमें जो है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग भी कीजिए जो है, बिकॉज कोई भी आज तक अपन ने देखा है कि बहुत टाइम मार्केट को कोई टाइम नहीं कर पाया है, और जनरली ये कहा गया है कि टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो टाइमिंग नहीं करना चाहते हैं और टाइम बिताना चाहते हैं। शुक्रिया गोपाल आपके इंसाइट्स के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो डिस्कस हुआ उसके वजह से हमारे इन्वेस्टर्स और जो पार्टनर्स हैं उनको बेटर क्लैरिटी मिली होगी इन टर्म्स ऑफ द NFO एंड द मार्केट आउटलुक। शुक्रिया, थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।